हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा रनिंग में चैप्टर है 11th क्लास का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके बच्चों, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट कर लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और ये थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी थी बच्चों? ये दी थी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। और कब दी थी बच्चों? ये दी थी बच्चों 1864 में। ये बात याद रखनी है, ठीक। आज का जो टॉपिक है आपका वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और ये थ्योरी दी थी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1864 में। ओके बच्चों, तो ये थ्योरी का कंसेप्ट कहां से आया, कैसे आया, और इस थ्योरी में है क्या। एक्चुअल में ये थ्योरी समझने से पहले हमें एक चीज समझनी है, और वो अगर आपकी समझ में आ गई बच्चों तो थ्योरी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। और वो चीज के उस टॉपिक का नाम है जो आपको समझना है इस थ्योरी को समझने के लिए, रेडिएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, रेडिएशन। अगर रेडिएशन आपकी समझ में आ गया तो थ्योरी इजीली समझ में आ जाएगी। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं बच्चों, ये फर्स्ट थ्योरी है इस चैप्टर की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। उसके बाद हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी पढ़नी है, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप भी पढ़नी है। तो आगे की जो चीजें हैं वो तभी समझ में आएंगी जब आपकी ये थ्योरी क्लियर होगी। यानी हर एक थ्योरी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्लियर हो गई तो आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी समझ में आ जाएगी, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आपको डी ब्रॉगली रिलेशनशिप समझ में आ जाएगा, ठीक। अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे की जो कमिंग जो थ्योरीज हैं वो भी आपको समझ में नहीं आएंगी बच्चों, क्लियर। तो अच्छे से फोकस करके बहुत प्यार से लेक्चर को समझना है और इस पर ध्यान देना है, राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है बच्चों कि रेडिएशन क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रेडिएशन क्या होता है। अब देखो मैं कॉमनली आपको समझा दूं कि इस थ्योरी में हमें करना क्या है, काम क्या करना है। ये मैक्सवेल ने थ्योरी क्यों दी थी, इसका मतलब क्या था। अब देखो समझो, जैसे ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है हॉट, और उसी के रेफरेंस में यहां भी एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है कोल्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है। अब देखो आपको मैं सिंपल वे में समझा रहा हूं। आपने एक चीज देखी होगी कि मान लो आप नॉर्मली ऐसे खड़े हो और आप किसी गर्म चीज की तरफ हाथ लेके जाओ, तो आप भले ही उस चीज को टच मत करो और उसकी तरफ देखो मत, लेकिन जैसे ही आपका हाथ उसके कांटेक्ट में जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो गर्म है उसके कांटेक्ट में जाएगा, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि यहाँ पे कोई गर्म चीज रखी हुई है। अगर उसी की तरह आप ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ चीज लेके अपना हाथ लेके जाओगे, तब भी आपको बिना टच करे उसके कांटेक्ट में जाने पे ही आपके हाथ को रियलाइज हो जाएगा कि ये कोई ठंडा ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा कैसे हो रहा है बच्चों? तो इस चीज को समझो। अब जैसे ये हॉट ऑब्जेक्ट है तो ये कुछ रेज इमिट करेगा या नहीं करेगा? जैसे आपने देखा है ये रेज इमिट करेगा। तो जैसे मान लो अपने हाथ को आप लेके आ रहे हो तो ऑब्जेक्ट तो देखो यहां है, इस चीज को समझो, ऑब्जेक्ट तो यहां है, लेकिन आप अपना हाथ जब लेके आ रहे हो तो आपका हाथ अगर इन वेव के कांटेक्ट में आ गया, ये जो वेव निकल रही है ना इसमें से, ये जो रेज निकल रही हैं, रेज कहूं या वेव कहूं, बस इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं वेव वर्ड यूज करूंगा, रेज भी बोल सकते हो, ठीक। तो ये जो वेव यहां से निकल रही हैं, इन वेव के कांटेक्ट में आपका हाथ आ जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा है? हॉट। तो इससे जो वेव निकलेंगी वो भी कैसी होंगी बच्चों? हॉट होंगी। तो जब आप इनके कांटेक्ट में आपका हाथ आएगा तो आपको कैसा फील होगा? गर्म ही तो फील होगा। उसी तरह जैसे ये ठंडा ऑब्जेक्ट है तो ये भी रेडिएशन करेगा, ये वेव रिलीज करेगा ना, इसमें से वेव निकलेगी। तो आपका हाथ अगर यहाँ पे आ रहा है और इन वेव के कांटेक्ट में आ गया, और वेव कौन से ऑब्जेक्ट से निकल रही है? ठंडे ऑब्जेक्ट से निकल रही है, तो ये वेव भी कैसी होंगी? ठंडी होंगी। तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट कैसा है? ठंडा है। क्लियर बच्चों? तो ये जो वेव निकल रही है, ऑब्जेक्ट है ठंडा हो या गर्म, ये जो वेव इमिट हो रही है यहाँ से, इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को बोलते हैं रेडिएशन। बच्चों समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रेडिएशन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट जब वेव को इमिट करता है तो उसी फिनोमेना को हम रेडिएशन बोलते हैं। क्लियर? कोई भी ऑब्जेक्ट वेव को इमिट करता है तो उसी फिनोमेना को हम रेडिएशन बोलते हैं, ठीक। अब आप कहोगे कि सर इस रेडिएशन का थ्योरी से क्या कनेक्शन है, तो वो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में क्या हुआ है कि मैक्सवेल ने जो थ्योरी दी है, अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है और इसमें से ये वेव निकल रही है, क्लियर,
तो इस वेव के ऊपर ही पूरी थ्योरी दी है, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब इसके आगे का जो वर्ड है ना इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, इन दोनों वर्ड का मतलब समझो। एक्चुअल में ये वेव जब निकलती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, जब रेडिएशन होता है और वेव निकलती है, तो ये जो वेव है ये दो तरह के फील्ड बनाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाती है और ये मैग्नेटिक फील्ड भी बनाती है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाती है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाती है, इसलिए हम इसको कंबाइंड वे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। क्लियर? रेडिएशन में जब वेव इमिट होती है तो वो वेव दोनों तरह के फील्ड जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करती है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और वेव और थ्योरी समझ में आ गया मतलब। अब देखो इसमें थ्योरी में मैं पढ़ना क्या है, ये जो वेव निकल रही है ना, जो रेडिएशन की वेव इमिट होती है, इस वेव के बारे में हमें पूरी स्टडी करनी है। इन वेव की स्पीड क्या होती है, ये वेव ट्रेवल कैसे करती हैं, ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने टाइम बाद इमिट होती हैं, या कितनी वेव इमिट होती हैं कितने नंबर में, वो सारा टॉप टू बॉटम जितनी भी चीजें हैं वो सारी हमें स्टडी करनी है। और वही हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो मैक्सवेल ने यही किया था कि रेडिएशन से जो वेव इमिट होती हैं उन ही वेव पर उसने स्टडी की थी। अब देखो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम क्यों पड़ा वो मैंने आपको बता दिया, वेव थ्योरी को कहते हैं वो मैंने बता दिया, और इसका कंसेप्ट क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर? अब मैं एक्चुअली इसका थोड़ा सा इसका कुछ इसके मेन पॉइंट्स हैं वो बता दूं। पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो फिनोमिना है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट से वेव जनरेट हो रही है, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं बच्चों? रेडिएशन। ठीक? अब ये वेव निकल रही है जो, तो ये एक एनर्जी की फॉर्म में होती हैं और इस एनर्जी को हम बोलते हैं बच्चों रेडिएंट एनर्जी। ये बात ध्यान रखना। क्लियर? यानी रेडिएशन से जो एनर्जी इमिट होती है उस एनर्जी को बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी, क्योंकि वो कहाँ किस वजह से निकल रही है? रेडिएशन की वजह से ही तो एनर्जी जनरेट हो रही है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? रेडिएंट एनर्जी। अब जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे सन। अब सन की लाइट हमारे अर्थ पे आती है, तो सन की लाइट जो हमारी अर्थ पे आ रही है वो भी क्या है? एक रेडिएशन ही तो है बच्चों। ये देखे ना, मान लो यही है, एक सन है और ये वेव इमिट कर रहा है, तो ये क्या है? ये रेडिएशन ही तो हो रहा है। तो और सन में से क्या एनर्जी तो निकल रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेडिएंट एनर्जी बोलेंगे। क्लियर बच्चों? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि जो वेव होती है, ये वेव ये दोनों तरह के फील्ड जनरेट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। क्लियर? दूसरा पॉइंट, पहली चीज कि जो रेडिएशन से जो एनर्जी इमिट होती है उसी को हम बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। दूसरा पॉइंट कि वेव जो होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड जनरेट करती हैं। क्लियर बच्चों? तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इन वेव की जो स्पीड होती है, ठीक है, वो लाइट के इक्वल होती है, लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है। और लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है इनकी स्पीड। लाइट की वेलोसिटी के रेफरेंस में होती है इनकी, तो वेव की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की इनकी स्पीड होती है। क्लियर हो गया बच्चों? 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब देखो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये जो वेव होती हैं, नो मीडियम रिक्वायर्ड, इनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती बच्चों। नो मीडियम रिक्वायर्ड, इनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये जो रेडिएशन की वेव इमिट होती हैं, ये ट्रेवल जब करती हैं तो इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे मैंने भी क्या बताया कि जो सन है वो रेडिएशन करता है और हम तक जो उसकी रेज आती हैं, जो वेव हम तक आती हैं, वो क्या है? उसकी रेडिएशन की तो वेव हैं। अब उनको यहाँ पे सन से उनकी जो रेज होती हैं उसको अर्थ पे आने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। तो रेडिएशन की जो वेव होती है, ये जो वेव है, इनको किसी भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो ये चार जो पॉइंट, और पांचवा पॉइंट चाहो तो आप लिख सकते हो, पांचवा पॉइंट भी आप लिख सकते हो चाहो तो। अब जैसा पांचवा पॉइंट आप बना सकते हो इससे दूसरे पॉइंट से। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था बच्चों कि जो वेव होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड जनरेट करती हैं, तो यहीं से आप पांचवा पॉइंट बना सकते हो। ये जो दोनों फील्ड होते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर, ये बात ध्यान रखना। ये जो दोनों फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये 5 पॉइंट हो गए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला पॉइंट हो गया कि रेडिएशन से जो एनर्जी इमिट होती है उसी को हम बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। ठीक। दूसरा पॉइंट कि जो वेव होती है ये दोनों तरह के फील्ड जनरेट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तीसरा पॉइंट, इनकी जो वेलोसिटी, जो स्पीड होती है, वो लाइट की वेलोसिटी के रेफरेंस में होती है, जो कि कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फोर्थ पॉइंट,
इन वेव को किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती बच्चों, नो मीडियम रिक्वायरमेंट, ठीक। और पांचवा पॉइंट कि ये जो फील्ड बनते हैं ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर प्रोपगेशन। क्लियर बच्चों, ये 5 मेन पॉइंट हो गए। अब ये बेसिक हो गया। अब हम क्या करने हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के मेन पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करते हैं। कर लिया बच्चों, वेरी गुड। अब देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करते हैं। एक वेव मैं आपको बनाता हूं, और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बच्चों कि ये जो वेव्स होती हैं इनका जो ट्रेवल होता है वो कभी भी, ठीक है, स्ट्रेट ट्रेवल नहीं करती हैं। जैसे हमने क्या देखा था, कैथोड रेज एनोड रेज के बारे में क्या पढ़ा था कि वो स्ट्रेट ट्रेवल करती हैं, ठीक। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, मतलब जो रेडिएशन वेव होती हैं, वो कभी भी स्ट्रेट ट्रेवल नहीं करती, ठीक। उनका ट्रेवल किस तरह का होता है समझो। जैसे ये आपका कोई सेंटर पॉइंट है, ठीक है, और ये, अब ये जो वेव ट्रेवल करती हैं वो इस तरह से करती हैं, यूं यूं, ये, ठीक। ये कभी स्ट्रेट ट्रेवल नहीं करती। क्लियर, ये बात ध्यान रखो। अब देखो यहाँ पे समझो, यहीं से हम कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करेंगे। पहली चीज समझो कि ये जो वेव ऊपर की तरफ जा रही है ना बच्चों, तो इन दोनों के बीच ये ऊपर की जो चीज है ना, ये, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और जो नीचे की चीज होती है इसको बोलते हैं ट्रफ। मतलब एक ही होता है बच्चों, बस क्रस्ट और ट्रफ नाम इसलिए दिया गया इनको जिससे हमें यह पता चल जाए कि वेव हम ऊपर की बात कर रहे हैं या वेव के नीचे की बात कर रहे हैं, अपर बात कर रहे हैं डाउन में बात कर रहे हैं, क्योंकि मतलब एक ही है दोनों का, चाहे हम क्रस्ट बोले या ट्रफ बोले, मतलब एक ही है वेव का, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों, बस इतनी चीज समझनी है। अब देखो इसका पहला कैरेक्टर यहाँ पे क्या होता है। पहला कैरेक्टर क्या है, पहली चीज, अब ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। पहला होता है वेवलेंथ, कि वेवलेंथ होती क्या, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों, लैम्बडा से। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्बडा से, और ये होती क्या है, वेवलेंथ। पहला पॉइंट क्या हो गया, वेवलेंथ, रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा। अब वेवलेंथ को डिफाइन करना है तो कैसे करोगे, तो इसको आप डिफाइन करोगे बच्चों कि वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज defined as the distance between two consecutive crust and trough, ठीक। ये देखो समझो, वेवलेंथ of a wave is defined as the distance between two consecutive crust and trough, यानी दो क्रस्ट और ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। अब जैसे ये क्या है आपका क्रस्ट, ये भी क्या है क्रस्ट, तो इन बीच की जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी आपकी लैम्बडा। उसी तरह ट्रफ की बात करें तो देखो ये क्या है ट्रफ, ये भी क्या है ट्रफ, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया, ये क्या हो गया लैम्बडा, वेवलेंथ। चाहे तुम दो क्रस्ट की बात करें या दो ट्रफ की बात करें, इन दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिफरेंस होता है बच्चों उसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ, जो कि लैम्बडा से रिप्रेजेंट की जाती है। और ठीक है बच्चों, और इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एंगस्ट्रॉम में। क्लियर बच्चों, एक्सप्रेस किस में करते हैं इसको, एंगस्ट्रॉम में। आप बहुत जगह वैसे चाहो तो आप मीटर में भी कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, नैनोमीटर में भी कर सकते हो, ठीक है, पर बेसिकली इसको सबसे ज्यादा एक्सप्रेस जो किया जाता है वो एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। क्लियर बच्चों, तो ये होता है आपका वेवलेंथ, दो ट्रफ और दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ। ओके बच्चों, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर दूसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं। राइट, अब देखो दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। ये वी नहीं है, इसको न्यू बोला जाता है, ठीक है बच्चों, न्यू। इसको हम जो रीड आउट करेंगे वो न्यू करेंगे। अब ये होता कैसे है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड
defined as the frequency of a wave is defined as the number of wave is passing through a point in 1 second. ये है. अब देखो इसका मतलब समझो. डेफिनेशन तो लिख गई कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकंड में. अब देखो मेन पॉइंट कौन हुआ, ये सारी वेव कहां से निकल रही हैं, यहीं से तो निकल रही हैं. तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव निकलती हैं, उसी को हम बोलते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी. समझ में आ गई बात. यानी ये जो मेन पॉइंट है, यहां से 1 सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है, 2 3 4 5 10 20 50 100 जितनी भी वेव यहां से निकल रही है 1 सेकंड में, उसी को हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी. क्लियर बच्चों, जिसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक बच्चों, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं बच्चों हर्ट्ज में, HZ हर्ट्ज. और 1 हर्ट्ज का मतलब होता है 1 साइकिल. ठीक, 1 साइकिल पर सेकंड बोल सकते हैं यहाँ पे, 1 साइकिल पर सेकंड. 1 हर्ट्ज का मतलब HZ. ठीक बच्चों, इसको एक्सप्रेस करते हैं और ये होगी फ्रीक्वेंसी. इसका स्क्रीनशॉट लो, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं. ओके, वेरी गुड. अब देखो अगला पॉइंट कौन सा है आपका. अगला पॉइंट है बच्चों हमारा वेलोसिटी. ठीक बच्चों, अब वेलोसिटी इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं C से. अभी वैसे मैंने आपको बता चुका हूं, पर थोड़ा समझो. वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड, बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है. वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the wave in 1 second. ये यानी वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय C ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड. अब देखो वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में फर्क समझो. फ्रीक्वेंसी का मतलब ये था कि यहां से जो मेन पॉइंट है, यहां से 1 सेकेंड में कितनी वेव निकल रही हैं, वो तो फ्रीक्वेंसी थी. अब वेलोसिटी का मतलब यह है बच्चों कि यहां से जो वेव निकली उसने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, यहां तक कर लिया, यहां तक कर लिया, या यहां तक कितना भी. यानी जो वेव यहां से निकली उसने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, उसको बोलते हैं उसकी वेलोसिटी. राइट बच्चों, जितना भी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी 1 सेकंड में, वो उसकी क्या हो गई, वेलोसिटी. राइट बच्चों, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं मीटर पर सेकंड में. जैसे अभी मैंने वेलोसिटी का मतलब सीधा ये कांस्टेंट वैल्यू रहती है, आप ध्यान रखना. 3 इंटू न्यूमेरिकल भी करेंगे, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये कांस्टेंट रहती है. मैंने अभी बताया भी आपको कि इनकी जो वेलोसिटी होती है वो लाइट के रेफरेंस में होती है, और लाइट भी कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड. तो इसकी भी वेलोसिटी वेव की भी कितनी होगी, इतनी ही होगी. सिंपल सी बात है बच्चों, न्यूमेरिकल में भी कांस्टेंट वैल्यू रखनी है. राइट, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं. ओके, अब देखो वेलोसिटी के बाद अगला टॉपिक है बच्चों हमारा एम्पलीट्यूड. अगला क्या है, एम्पलीट्यूड. अब देखो एम्पलीट्यूड का मतलब समझो. एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज द हाइट ऑफ क्रस्ट एंड द डेप्थ ऑफ ट्रफ. ये होता है एम्पलीट्यूड. यानी एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि वेव की हाइट, अगर हम ऊपर की तरफ बात कर रहे हैं, क्रस्ट की तरफ बात कर रहे हैं, तो ये जो वेव है, अब देखो ये हाइट दिख रही है, ये इतनी भी हो सकती है, ये इतनी भी हो सकती है, ये इतनी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है ना. तो ये अगर हमें कैलकुलेट करनी है कि वेव कितना ऊपर जा रही है या फिर वो कितने नीचे जा रही है. अब नीचे का मतलब वो यहां भी जा सकती है, वो यहां भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है ना. चीज को समझो बच्चों, ठीक है ना. तो इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. यानी क्रस्ट की हाइट
और ट्रफ की डेप्थ कितनी है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, स्मॉल ए। क्लियर? अब देखो अगर हम क्रस्ट की बात करेंगे बच्चों तो हम बात करेंगे पॉजिटिव ए, और अगर हम ट्रफ की बात करेंगे तो बच्चों हम यूज करेंगे माइनस ए। यानी अगर देखो डेप्थ में अगर आ रहा है, क्योंकि अगर सिर्फ ए से रिप्रेजेंट करेंगे तब भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये ट्रफ की बात हो रही है क्रस्ट की बात हो रही है, तो वहां भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना बच्चों। तो अगर हम प्लस ए कर रहे हैं तो मतलब हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं, और अगर माइनस ए कर रहे हैं तो मतलब हम ट्रफ की बात कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? ठीक। और इसको हम, और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है बच्चों लेंथ। ठीक, इसको एक्सप्रेस करते हैं लेंथ में, तो ये होता है एम्पलीट्यूड। राइट, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका भी। ओके, वेरी गुड। अब देखो अगला टॉपिक है आपका वेव नंबर। अगला क्या है? वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों? इसको हम करते हैं न्यू बार से। ये इस पर ये लगा देते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे? न्यू बार पढ़ेंगे बच्चों इसको। ठीक, क्या पढ़ेंगे इसको? ये साइन ध्यान रखना। ये तो आपका साइन हो गया किसका? फ्रीक्वेंसी का बताया था ना ये। ठीक है, और न्यू और बार लग गया तो वो क्या हो गया? वेव नंबर हो गया। राइट बच्चों? अब वेव नंबर एक्चुअल में होता क्या है? वेव नंबर का मतलब होता है कि द वेव प्रेजेंट द नंबर ऑफ वेव, कर लो आप, द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। बस इसका मतलब समझो, सिंपल सा है कि द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। यानी सपोज करो ये आपका मेन पॉइंट है और यहां तक की डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस क्या है आपकी? 1 सेंटीमीटर है। तो ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में कितने नंबर वेव प्रेजेंट होंगी, उसी को हम बोलते हैं वेव नंबर। अब वो एक भी हो, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, कितनी वेव प्रेजेंट होंगी 1 सेंटीमीटर लेंथ में, उसी को हम बोलेंगे बच्चों वेव नंबर। क्लियर? राइट बच्चों? अब वेव नंबर, ठीक है, अब हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? न्यू बार से। अब इसका एक फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला क्या होता है उसी को समझो। फॉर्मूला का मतलब होता है न्यू बार इक्वल 1/λ। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है वेव नंबर निकालने के लिए। अगर वेव नंबर निकालना है तो आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे? न्यू बार इक्वल 1/λ। क्लियर बच्चों? तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। अब इसका भी स्क्रीनशॉट लो, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ओके बच्चों, अब देखो अगला पॉइंट है आपका पीरियड्स। अगला पॉइंट क्या है बच्चों? पीरियड्स। अब ये पीरियड्स क्या होते हैं इसको समझो। पीरियड्स का मतलब होता है कि द टाइम टेकन फॉर वन वेव टू पास through a point. The time taken for one wave to pass through a point. अब ये पॉइंट है, यहां से एक वेव जनरेट हो रही है, तो एक वेव को जनरेट होने में कितना टाइम लग रहा है, उसी टाइम को हम बोलते हैं पीरियड्स। यानी ये जो मेन पॉइंट है आपका, यहां से वेव जनरेट हो रही है तो ये वेव को निकलने में कितना समय लग रहा है, उसी को हम बोलते हैं पीरियड्स। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों टाउ से, इस तरह से, इसको बोलते हैं टाउ। इससे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? टाउ से। ठीक, क्लियर बच्चों? अब इसका भी स्क्रीनशॉट लो, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला। हो गया? हाँ, अब देखो, अब जो मैं करा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, चाहो तो आप, जैसे भी हमने पीरियड्स पढ़ा है ना, अब पीरियड्स का फॉर्मूला भी लिख सकते हो। जैसे टाउ इक्वल करना है तो क्या करोगे? 1/ν, ये करोगे, टाउ इक्वल 1/ν। राइट? ये इसका फॉर्मूला होता है पीरियड्स का। ओके, अब देखो, अब आपको क्या करना है, जहां से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे सबरे, उसके लिए आपको यहां पे एक रिलेशन समझना है, जिसको हम बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? ये तीनों हमने पढ़े हैं, वेलोसिटी भी पढ़ी है, वेवलेंथ भी पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी भी पढ़ी है, तीनों चीज पढ़ी है बच्चों हमने। अब इन तीनों में रिलेशन क्या होता है?
तो इनमें रिलेशन देखो, रिलेशन होता है C इक्वल V इंटू लैम्डा, बस ये बात ध्यान रखना। C क्या हो गई, वेलोसिटी, अब ये V क्या हो गई आपका, V मतलब न्यू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ क्या हो गया, लैम्डा। तो इन तीनों में ये रिलेशनशिप होता है। अब इन तीनों में से कोई भी एक चीज पूछ लिया, लैम्डा पूछ ले, न्यू पूछ ले या C पूछ ले, तो आप इसको आगे पीछे करके फॉर्मूले जनरेट कर सकते हो। समझ में आ गया बच्चों। और अगर वेव नंबर पूछ रहा है तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, न्यू बार इक्वल 1 लैम्डा। अगर वेव नंबर पूछा जा रहा है कि न्यू बार क्या है, वेव नंबर, तो आपको सीधा ये फॉर्मूला लगाना है। और रिलेशनशिप के बेसिस पे अगर मान लो उसने वेलोसिटी पूछ ली तो C वेलोसिटी को इधर ले लो और लैम्डा अपॉन C बना लो, तो वो फॉर्मूला आप जनरेट कर सकते हो। ठीक, तो मेन फॉर्मूला ये हो गया। बस ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, और कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, अब मैं 1-2 न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये थ्योरी आपकी खत्म हो गई बच्चों, इतने ही पॉइंट थे, और ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हो गई कंप्लीट। क्लियर। अब मैं इसके 2-3 न्यूमेरिकल्स भी करा देता हूँ आपको। राइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ। चलो बच्चों, न्यूमेरिकल कर लेते हैं थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, तो ठीक रहेगा, 1-2 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट बच्चों, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो आप खुद ही घर पे करोगे सॉल्व। राइट, तो पहला न्यूमेरिकल लिखते हैं, कैलकुलेट, देखो कैलकुलेट द वेव नंबर, और दूसरा पूछ रहा है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। मतलब वो कह रहा है कि एक येलो रेडिएशन हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट में रेडिएशन हो रहा है येलो कलर का, ठीक है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, 5800 एंगस्ट्रॉम। अब इस केस में वो वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। क्लियर, यानी उसने क्या दे दिया, लैम्डा दे दिया। अब वो पूछ क्या कह रहा है, लैम्डा उसने दे दिया कितना, 5800 एंगस्ट्रॉम। अब ये किस में दिया है बच्चों, एंगस्ट्रॉम में दिया है ना। अब हमें किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है कितने का, 5800 इंटू 10⁻⁻10, ये मीटर में चेंज हो गया, ये लैम्डा हो गया आपका, और चेंज किस में हो गया, मीटर में। ठीक है, मीटर में चेंज करना है तो 10⁻⁻10 का हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर बच्चों। अब देखो सबसे पहले कि वो पूछ क्या रहा है, वेव नंबर। अब ये लैम्डा आपको मिल गया, तो वेव नंबर पहला पूछ रहा है ना। वेव नंबर के लिए सीधा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, अभी क्या बताया था, पहला वेव नंबर न्यू बार इक्वल 1/λ, यही तो है। तो देखो अब न्यू बार 1 कितना करोगे, 5800 इंटू 10⁻⁻10, ये तो करोगे। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 1.72 इंटू 10⁻6, ठीक है, मीटर इनवर्स, ये आ गया आंसर। इतने वेव नंबर होंगे। अब दूसरा वो क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है बच्चों, अभी हमने रिलेशनशिप क्या पढ़ा था, C इक्वल V इंटू लैम्डा, ये तो रिलेशनशिप पढ़ा था। अब C क्या है, वेलोसिटी। अब C की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं, हमेशा कांस्टेंट होती है बच्चों, कितनी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो आप कांस्टेंट ही होती है। ठीक, तो देखो C की वैल्यू ये मिल गई, लैम्डा आपने निकाल लिया, लैम्डा उसमें गिवन है। अब पूछ क्या रहा है वो, यही तो पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को इधर लेके आओगे तो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, C/λ बन जाएगा। समझो इस चीज को, ये इसको इधर लेके आओ तो C/λ बन गया। क्लियर। अब देखो C की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 5800 इंटू 10⁻⁻10, इतनी तो है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूं। तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5.172 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगा। बस ये आंसर आ गया। एक तो आंसर ये कहाँ गया, एक तो आंसर ये रहा, ये क्या है, न्यू बार, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये रही। बस हो गया सॉल्व। क्लियर बच्चों। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। वेरी गुड। अब एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं बच्चों। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ radiation having wavelength 3 into 10 to the power 6 मीटर, ठीक है, नैनोमीटर है, नैनोमीटर में गिवन है, ठीक। ये अब इसमें भी वो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है जिसमें वेवलेंथ गिवन है इतनी, ये है 3 into 10 to the power 6 नैनोमीटर, ये गिवन है बच्चों, ठीक। तो अब इसमें क्या करना है, आपको लैम्डा निकालना है, और लैम्डा है कितना गिवन, इस चीज को समझो। लैम्डा कितना गिवन है बच्चों, 3 into 10 to the power 6 नैनोमीटर। अभी हमें चेंज किस में करना है बच्चों, चेंज हमें किस में करना है, मीटर में चेंज करना है, तो हम इसका मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 10 to the power 9, ठीक, -9 सॉरी, 10 to the power -9 इतने से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो ओवरऑल कितना बनेगा, 3 into 10 to the power कितना बनेगा, -3 मीटर, ये मीटर में चेंज हो गया, 3 into 10 to the power -3 मीटर, ये बन गया। बस लैम्डा की वैल्यू मिल गई। वो पूछ क्या रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो रिलेशनशिप क्या होता है, C = V into लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो म्यू को इधर लेके आओ, तो क्या बनेगा, C/लैम्डा, बस यही तो फॉर्मूला अप्लाई करना है। और C की वैल्यू कितनी होती है, 3 into 10 to the power 8 लैम्डा कितना निकाला है आपने, 3 into 10 to the power -3, ये तो निकाला है। बस तो कितना आ जाएगा, 10 to the power कितना होगा, 11 सेकंड इनवर्स, ये निकल के आ गया। बस हो गया आंसर, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना होता बच्चों, ठीक। आपस में बस दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक तो ये वाला, इसको आपस में चेंज कर लो, और एक न्यू बार वाला, न्यू बार इक्वल 1/λ, ठीक। दो फॉर्मूले याद रखने हैं बस। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, वेरी गुड बच्चों। अब एक्चुअल भी हुआ क्या था कि आगे जाके ना ये थ्योरी भी फ्लॉप हो गई थी, ये थ्योरी भी फेल हुई थी। तो ये थ्योरी फेल किसकी वजह से हुई थी, तो हम कह सकते हैं कि इस थ्योरी के लिमिटेशंस क्या है बच्चों, लिमिटेशंस, ये थ्योरी फेल क्यों हुई थी और ये क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। रेडिएशन के वेव के बारे में तो मैक्सवेल ने बता दिया था, बट ये कौन कौन सी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो देखो पहला पॉइंट इसका, ये एक्सप्लेन क्या नहीं कर पाई थी, पहला पॉइंट ये नहीं कर पाई थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ये नहीं बता पाई थी कि उसकी जो वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, किस तरह से होती हैं। तो पहला जहां पे ये फेल हुई थी, पहला पॉइंट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दूसरा इसका था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहां पे आके ये फेल हुई थी। तीसरा पॉइंट इसका था बच्चों स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम को भी ये प्रूव नहीं कर पाई थी। ये तीन सबसे मेन पॉइंट थे जहां पे आके थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इन तीन पॉइंट्स पे आके फ्लॉप हो गई थी। तो बच्चों अब क्या है हमारा कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी समझ ली पूरी, क्या है कि उसका कंसेप्ट कहाँ से निकला, वेव थ्योरी किस पर काम कर रही है, उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, और एक दो न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर लिए, राइट बच्चों। और उसके हमने लिमिटेशंस भी समझ लिए कि वो थ्योरी फेल कहाँ पे हुई आगे, क्लियर। तो अब जो हमारा अगले जो टॉपिक होंगे वो हमारे यही होने वाले हैं बच्चों। एक्चुअल में इनमें क्या है, ये क्या चीज है जो थ्योरी इस पर काम नहीं कर पा रही है, इस पर अप्लाई नहीं हो पा रही है, ऐसा क्या चीज होती है ये। तो हम अगला जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो ये तीन टॉपिक ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, जिसको हम शॉर्ट में स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, क्लियर बच्चों, स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं इसको। तो ये पढ़ेंगे हम। तो आज की जो वीडियो थी हमारी वो मैं बाइंड अप करता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई है, और अगला टॉपिक हमारे होंगे बच्चों ये वाले, जो इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के लिमिटेशंस हैं, यही हमारे नेक्स्ट टॉपिक होने वाले हैं जो हमें पढ़ने हैं, राइट बच्चों। ओके, तो अगर कोई डाउट हो किसी को तो मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और उन बच्चों को जरूर फॉरवर्ड करो जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं बच्चों। ओके, सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज, स्टे ट्यून्ड, कीप हार्ड वर्क, बी हैप्पी, गुड लक, बाय बाय बच्चों।